मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। देखिए, ये जीवन जो है वो बड़ा संघर्ष से भरा हुआ है। हर व्यक्ति इस दौड़ के अंदर आगे निकलना चाहता है। आप लोग याद रखिए कि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इस दौर के अंदर हर व्यक्ति लिस्ट में अपना नाम देखना चाहता है। आप दूसरे से बेहतर क्यों हैं, इस चीज पर हमेशा जो है वो चिंतन कीजिए, क्योंकि वो भी अपना नाम लिस्ट में देखना चाहता है और आप भी अपना नाम जो है वो लिस्ट में देखना चाहते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, ये आप लोग निर्धारित कीजिए, क्योंकि समय जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता है। इस समय की कीमत जिसने समझ ली है वही विजेता होगा। तो हर दिन जो है वो आपको कड़ी मेहनत करनी है और पिछले दिन से ज्यादा मेहनत आपको अगले दिन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 11 जून के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स को। सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवर कर लेते हैं। चालबाज चीन की ही उपज है कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस ना तो पेंगोलिन से फैला है, ना ही वहां के सी फूड मार्केट से फैला है और ना ही चमगादड़ से फैला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये चीज साबित कर दी है कि वुहान लैब जो है यहीं से कोरोना वायरस लीक हुआ है। तो अब जो है ये चालबाजी चीन की अब चलेगी नहीं। चीन के आर्थिक प्रभाव की काट के लिए अमेरिकी सीनेट ने पारित किया बिल। आर्थिक प्रभाव, इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि चीन की जो भी गतिविधियां अमेरिका के अंदर चल रही थी उससे अमेरिका के कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ा है। लेकिन इसके लिए यूएसए ने एक बिल जो है वो पारित किया है जिसका नाम है इनिशिएटिव एंड इनोवेशन एक्ट 2021। इसके तहत जितने भी वहां के स्टार्टअप्स हैं उनको फंड दिया जाएगा और उनको फंड अलोकेशन के तहत जितनी भी फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। संघर्ष विराम की आड़ में छुरा घोंपने की फिराक में पाक। मैं तो कब से कह रहा था ये पाकिस्तान जो है वो कभी अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। तो जितने भी चाहे सीज फायर हो लें, पिछले 3 महीने के अंदर इसने कोई भी हरकत एलओसी पे ना की हो, लेकिन इस पर विश्वास करना कहीं भी जायज नहीं है। देखिए, रिसेंटली ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2025 तक कहीं ना कहीं हमारी जो भिड़ंत है वो अब पाकिस्तान से हो सकती है। रिसेंटली आपको ये भी पता होगा कि 200 जो कंपनीज हैं उनको डिप्लॉयड कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंडर इंडियन आर्मी के द्वारा। तो जो 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने थे, उस समय भी लगभग 500 के आसपास कंपनीज वहां पे डिप्लॉयड की गई थी। अब 200 कंपनीज डिप्लॉयड की गई हैं, तो हो सकता है कि कोई हलचल अब बढ़ सकती है। चीनी ऐप के जरिए 5 लाख लोगों को 150 करोड़ का चूना। कौन कौन सी 2 ऐप हैं? एक तो आप लोग याद रखना, एक का नाम तो है पावर बैंक और दूसरा है इजी प्लान। इसमें क्या था कि आप जैसे ही प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं। जैसे आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपको 20 से 25 दिन के अंदर उसे दुगना कर देते हैं, 200 रुपए के रूप में वापस लौटा देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए तो फिर वो 20,000 जो है मतलब दुगना करके फिर से लौटाएंगे। और जब आप लाखों में इस चीज के लालच में आ जाते हैं तो उसके बाद जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए 5 लाख का कर दिया है, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। आप किसी भी तरीके से इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। यहां तक कि इस गिरोह के अंदर एक तिब्बती महिला भी शामिल थी। तो 150 करोड़ का जो है वो चूना लगा चुके हैं। रिसेंटली एक पुलिस वाले ने एक इस ऐप को डाउनलोड किया, मतलब फेक तरीके से डाउनलोड किया, नकली जो है कस्टमर बन के, और पूरा ये गिरोह जो है फिर पकड़ में आया है। कथक में देश की पहली डीलिट उपाधि बीएचयू की डॉक्टर विधि नागर के नाम। ये सोचकर भी हम लोग को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि इस चीज के अंदर भी हम लोग काफी पीछे हैं। देखिए, देश की पहली महिला को ही मिल रहा है, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा बिरजू महाराज का नाम। उनको 2 बार जो है वो कथक के लिए डीलिट उपाधि दी जा चुकी है, मतलब डॉक्टरेट की उपाधि होती है। आप लोग कह सकते हैं कि सबसे प्रतिष्ठित ये उपाधि होती है नृत्य के अंदर, लेकिन ये दी गई है किसको? डॉक्टर विधि नागर को। किस क्षेत्र में? नृत्य में, और वो है कथक। अब चक्रवातों का जल्द लग जाएगा पता। रिसेंटली आपको पता होगा कि तोकते तूफान आया था, ठीक है। अब जो अगला आने वाला है वो है गुलाब।
चक्रवात का पता इस चीज से लगाया जा सकता है कि जहां पर लो प्रेशर का डिप्रेशन क्रिएट हुआ है उसको सैटेलाइट से नजर रखा जाए, और यदि सैटेलाइट से नजर रखकर उस चीज का हम लोग पता लगा सकते हैं कि साइक्लोन कहां आ सकता है, तो ये काफी फायदेमंद साबित होगा। जानना चाहती थी कि 5G सभी के लिए सुरक्षित है या नहीं, जूही चावला। तो जूही चावला ये जानना चाहती थी, लेकिन ये जानकारी जो है वो इनको काफी महंगी पड़ गई। 20 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया है, और ये भी कहा है कि ये केवल और केवल एक पब्लिसिटी स्टंट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि 5G जो है वो सुरक्षित है। आप देखिए कि यदि हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे ही उलझे रहे तो कभी भी हम लोग डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाएंगे, ये याद रखिएगा। ये सारा वक्तव्य दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है, और ये कहा गया कि ये केवल और केवल क्या था, एक पब्लिसिटी स्टंट था। वैक्सीन पेटेंट में छूट पर WTO में भारत को पहली कामयाबी। पहली कामयाबी का मीन्स है कि ट्रिप्स की अभी बैठक हुई है, वहां पर भारत ने जो प्रस्ताव दिया था कि इसके लिए ट्रेड सीक्रेट जो है वो सभी के लिए ओपन कर दिया जाए, और इस पहली बैठक के अंदर सभी व्यक्तियों ने, सभी मेंबर्स ने इसको मान लिया और ये कहा कि दूसरी बैठक में अब इसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यूरोपियन यूनियन के एक भी देश ने भारत के विरोध में कोई भी बात जो है वो नहीं कही है। तो भारत को जो है अपनी पहल की कामयाबी अब जो है मिल सकती है। सिर्फ भारत में ही हम स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के प्रति उदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रिसेंटली बिजनेसमैन के द्वारा एक जनहित याचिका जो है वो दायर की गई थी, जिसके तहत यह कहा गया था कि जितने भी खाद्य तेल उपयोग में लिए जाते हैं वो सब के सब खराब हैं, और इसी के तहत पतंजलि के एक प्रोडक्ट का भी यहां पर इन्वेस्टिगेशन किया गया था, जो कि उसके अंदर फैल पाया गया। आपको पता होगा कि सरसों के तेल के अंदर मिलावट जो थी वो ज्यादा बढ़ रही थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के अंदर हम स्वास्थ्य के प्रति काफी ही लिबरल हैं, हमको काफी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। खरीब नहीं है, खरीफ है। खरीफ की MSP घोषित। धान जो है उसका 1940 रुपए क्विंटल जो है वो दाम आ चुका है, मतलब 72 रुपए इसमें इंक्रीमेंट आया है। MSP समझिए, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। इसमें क्या होता है कि यदि किसान की फसल का जो निश्चित दाम है वो मार्केट में नहीं मिल पाता, तो वो क्या करता है कि अपनी फसल को सरकार को बेच देता है, और सरकार जिस मिनिमम रेट में उसको खरीदती है वही कहलाती है उसकी MSP। रिसेंटली आपको पता होगा कि किसान आंदोलन चल रहे हैं। सरकार के द्वारा जो MSP कानून बनाया गया था उसी को वापस लेने के लिए किसान आंदोलन जो है वो अभी चल रहा है। तो UPSC CSC के लिए करंट अफेयर, NCERT और बैंकिंग जो है, ऐसे कई सारे कोर्सेज अब हमारी ऐप के ऊपर लॉन्च हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज यहां पे अवेलेबल करवाए गए हैं। तो सिद्धांत सर की मेहनत जो है, इनकी मेहनत को हम लोग क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिए, SBI क्लरिकल का कोर्स आप लोग परचेज कीजिए, काफी कम रेट के अंदर है। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे बेझिझक, देखिए कोई भी परेशानी नहीं है, यहां पर आप लोग मुझे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो, कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक मैंने गलत बता दिया हो, या फिर कोई भी आपकी परेशानी हो, मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की PDF जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। सबसे पहले 10 जून के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने कोर्ट की कार्रवाई के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए ड्राफ्ट नियम जो है वो जारी किए हैं। इसका अंतिम अधिकार किसको दिया गया है, तो बेंच पर जो भी जज बैठे रहेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए 5 जजेस की एक बेंच है, उस बेंच के अंदर जो भी हेड है वही, तो इसमें CGI जो है वह आंसर नहीं होगा, बेंच जज। भारत में MSME के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो अब क्या देगा, $500 मिलियन को मंजूरी दी है। मरमरा सागर में C0 की घटना होने के बाद किस देश की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो वो है टर्की। हाल ही में विश्व की पहली कौन सी अल्जाइमर की नई दवा को मंजूरी दी गई है, तो वो है एडुकैनुमैब, ठीक है। और ये कंपनी कौन सी है, वो है बायोजेन। किस राज्य सरकार के द्वारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो वो कौन सा है, असम।
भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास, बेसिकली एक पेट्रोल वेसल जो है वो एक्सरसाइज की जा रही है भारत और थाईलैंड के बीच में। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने बिटकॉइन को अपने देश की वैध मुद्रा बनाया है? तो वो है एल सल्वाडोर। तो यहां पर दो करेंसी जो है, एक तो है यूएस डॉलर और कौन सा हो गया है दूसरा, बिटकॉइन यहां पर अब चलेगा। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान देश के कितने जिलों के अंदर शुरू किया गया है? तो 112 जो आकांक्षी जिले हैं वहां पर शुरू किया गया है। तो घर पर जो है वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। किस राज्य सरकार के द्वारा केवल महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए स्पेशल पिंक बूथ? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। केंद्रीय चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो वो है अनूप चंद्र पांडे। तो चलिए 11 जून के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों मतलब एसडीजी के अंतर्गत लिंगानुपात में सबसे प्रथम पर पहले स्थान पर कौन सा आया है? तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? वो है चंडीगढ़। ठीक है, दूसरे स्थान पर इसमें केरल आया है, तीसरे स्थान पर इसमें कौन सा है? वेस्ट बंगाल। और उत्तराखंड जो है वो सबसे लास्ट के अंदर आया है, याद रखना इसको। तो छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशो क्या है? छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशो है 958। ठीक है, देखिए हम लोग यदि नेशनल लेवल पर बात करें तो नेशनल लेवल पर अभी सेक्स रेशो जो है वो है 899। अभी समझाता हूं मैं आपको कि सेक्स रेशो होता क्या है। यदि हम लोग केरल की बात करें तो केवल जस्ट एक नंबर पीछे है 957 पर, जबकि वेस्ट बंगाल है 941 पर। ठीक है, और उत्तराखंड के अंदर काफी कम है 840। तो हरियाणा और पंजाब जो हैं इनको काफी ज्यादा हम लोग समझते थे कि ये काफी पीछे हैं, लेकिन अब इन राज्यों के अंदर भी काफी प्रगति हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग पंजाब की ही बात कर लेते हैं। पंजाब का जो सेक्स रेशियो है वो है 890। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। चलिए ठीक है, और हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा कितना है? 843। तो देखिए इनसे तो ज्यादा ही इससे किससे, उत्तराखंड से तो ज्यादा ही है किसका? पंजाब का भी और हरियाणा का भी। बड़े हम लोग आगे, ध्यान रखिएगा इन चीज के बारे में। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं, नीति आयोग जो है, नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अभी रिपोर्ट जारी की गई थी 2021 की, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसके साथ में ही इसमें बताया गया है कि महिलाओं पर जो अपराध होते हैं, महिलाओं पर जो अपराध होते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है? वो है असम। ठीक है, असम है, वहां पर सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पर होते हैं। 1 लाख महिलाओं पर 177.8 या फिर 178 जो है वो आप लोग इसको मान सकते हैं कि 1 लाख महिलाओं पर 178 महिलाएं जो हैं 178 उन महिलाओं पर अत्याचार होता है। और सबसे कम यदि पूछा जाए तो सबसे कम जो है वो कहां पर होता है? नागालैंड के अंदर। ठीक है, ये देखिए बेसिक ये जो चीजें हैं ये आपको मेंस में लिखने में काफी हेल्प करती हैं। इसके साथ में ही प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन पुटअप सीधे कर लिए जाते हैं। तो यहां पे हम लोग दोनों न्यूज देख सकते हैं कि उत्तराखंड हैज लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो इन कंट्री। तो नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स के अंदर ये बताया गया। इसके साथ में ही चंडीगढ़ जो है ये इसने यूनियन टेरिटरी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के अंदर फर्स्ट पोजीशन जो है वो इसने हासिल की है। तो दोनों ही न्यूज जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये तो बता दीजिए कि व्हाट इज सेक्स रेशो। तो चलिए पढ़ लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी तो जो है वो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। और डेमोग्राफी, देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए। तो ह्यूमन सेक्स रेशो जो है वो होता है मेल्स एंड फीमेल्स के। तो मान लीजिए कि 1000 मेल्स हैं, इनके ऊपर कितनी फीमेल्स हैं? तो जैसे मान लीजिए 1000 लड़के हैं, ठीक है, और फिर लड़कियों की संख्या जो है वो है 940। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे सेक्स रेशो क्या है? यहाँ पे सेक्स रेशो आपका हो गया 940 का। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन पे बात करें तो वहां पर 1000 में बात नहीं की जाती, वहां पर बात की जाती है हंड्रेड्स के अंदर। तो 101 मेल्स टू 100 फीमेल्स। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोग याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर जब स्टेटमेंट आता है तो वो इसको आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप लोग को लगता है कि यार लगता है
थोड़ा लिखने में गलती या मिस प्रिंट हुआ है, लेकिन मिस प्रिंट नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जनरली जो है वो सेक्स रेशियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरली। तो 4 जो है वो आप लोग इसमें याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टाइप्स वगैरह, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखना। यहाँ पे देखिए कि जो एसडीजी अभी रिपोर्ट आई थी उसमें जीरो हंगर मतलब कोई भी जो है वो भूखा नहीं सोता है, केरल ने इसके अंदर टॉप किया है। नो पॉवर्टी तमिलनाडु ने टॉप किया है। इसके बाद में क्वालिटी एजुकेशन, तो केरल में तो हम लोग मानते ही हैं। जेंडर इक्वेलिटी, तो अभी मैंने बताया ही था छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, इसके बारे में देखिए क्या करेगा एग्जाम के अंदर, वो जब क्वेश्चन देगा तो यहां पर जो आपके नजर में है उसको तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि यहां पे पूछ ले वो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इसमें कौन सा है, इसमें है उत्तराखंड। तो वो जो है वो एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव जो है वो आपके सामने रखता है, तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। चलिए यहां पे हम लोग टॉप 5 पोजीशन देख सकते हैं एसडीजी के अंदर। केरल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर था, जबकि सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 स्टेट्स थे, एक तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, दोनों का स्कोर जो था वो सेम था। इसके बाद में आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड जो है इनका भी सेम स्कोर था, थर्ड पोजीशन इन्होंने गेन की थी। यहां पे देख सकते हैं बॉटम में छत्तीसगढ़ जो था वो बॉटम के अंदर आया था, जबकि सेक्स रेशियो के अंदर ये टॉप पर है। तो वो स्टेटमेंट कैसे कन्वर्ट करेगा कि एसडीजी के अंदर जो बॉटम पे रहा है वो छत्तीसगढ़ है, लेकिन फिर भी सेक्स रेशियो के अंदर छत्तीसगढ़ अव्वल है, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं बिहार, तो बिहार जो है वो और भी इसके अंदर कम पर है, 52 जो है वो इसने स्कोर किया है। तो बिहार जो है वो सबसे लास्ट के अंदर आ जाएगा और सबसे टॉप पर आ जाएगा कौन सा, केरल। तो यहां पर 17 गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो हम लोग देख सकते हैं। इनको डिसाइड कब किया गया था, देखिए अभी मैंने जो आप लोग को लिस्ट बताई थी, इस लिस्ट के अंदर ये टोटल जो है वो गोल्स हैं, और यही गोल जो हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं। और इन गोल्स को डिसाइड किया गया था जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट जो था वो कब हुआ था, 2015 में हुआ था, जब COP21 की बैठक हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक पेरिस के अंदर हुई थी, तब ये 17 गोल जो थे वो डिसाइड किए गए थे। ठीक है, चले हम लोग आगे। चलिए, जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना किस नदी के ऊपर निर्मित है? कल मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा भी था। देखिए ये जो स्थित है ये कहां पर स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर स्थित है। ये देखिए थोवन पोवारी जो है ये वहां पर एक जगह का नाम है और उसी के नाम पर इस परियोजना को रखा गया है। तो यहां पर इसकी जो कैपेसिटी रखी गई है वो कितनी है, 840 मेगावाट। ठीक है, 840 मेगावाट है, लेकिन लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब सुनिए कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए हमेशा ऐसी परियोजना का विरोध जो है वो लोग करते ही हैं, क्योंकि किसी भी परियोजना को बनाने के लिए वहां पर डैम को बनाना जरूरी है। ठीक है, डैम को बनाएंगे तो डैम का जो एरिया है उस एरिया से कई गांव डूब जाएंगे, और यदि गांव डूबेंगे तो इससे गांव वाले विरोध भी करेंगे। यदि मान लीजिए कि कोई गांव डूबता नहीं है लेकिन उस डैम के बिल्कुल नजदीक है, तो उस गांव को ये डर रहता है कि कल को ये डैम जो है वो टूट गया तो हम लोग जो है वो इसके अंदर डूब जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि इसका विरोध किया जाता है। ठीक है, झेलम नदी को आप लोग देखना कि भारत और पाकिस्तान की ये बॉर्डर बनाती है। अभी हम लोग देख लेते हैं आगे इसके बारे में। देखिए सबसे पहले ये सीखिए कि व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। क्या होता है कि हाइड्रो मतलब हाइड्रो का मीन्स है पानी, और पानी से जब बिजली को पैदा करेंगे तो वो कहलाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों ने सुना होगा कि मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज के अंदर कि एक तरफ तो इलेक्ट्रिसिटी यूज आ रही है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इरिगेशन के लिए वो पानी जो है वो यूज आ रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग कि ये मल्टी सेक्टोरियल काम कर रहा है। अब इसमें देखिए यहां पर होता है कि रिवर का जो वाटर है इसको यूज किया जाता है डैम के अंदर एज ए रिजर्वर। इसके साथ में ही वाटर रिलीज फ्रॉम द रिजर्वर फ्लोज थ्रू टरबाइन। ठीक है, तो टरबाइन से वो फ्लो होता है और टरबाइन क्या करता है, फिर घूमने लग जाता है, और जैसे ही वो घूमता है तो घूमने से जनरेटर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहां पर, यहां पे देखिए कि
हाइड्रो पावर जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। एक तो होता है इम्पाउंडमेंट, फिर है कौन सा डाइवर्जन, और तीसरा होता है कितना पंपेड। तो तीन तरीके के ये होते हैं, 3 टाइप्स हैं। आप देखिए कि हर हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर ये जरूरी नहीं है कि डैम है, डैम हो ही। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि रिवर का डायरेक्ट वाटर जो है वो यूज किया जा सकता है उस टरबाइन को रोटेट करने के अंदर। अभी देखते हैं हम लोग इम्पाउंडमेंट के अंदर क्या होता है कि यहां पर ये जो आप लोग डैम देख रहे हैं, तो डैम के अंदर तो पानी यहां पर स्टोर कर लिया, लेकिन फिर इसको एक फ्लो कराया जाता है। फ्लो कराने से ये जो टरबाइन है वो घूमता है, घूमने से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद में फिर वो तो काम में आती है। तो ये हो गया इम्पाउंडमेंट, ये इसका फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप हम लोग देख सकते हैं वो है डाइवर्जन। तो यहां पर ये आप लोग देख रहे हैं इंटेक लिखा हुआ है, तो रिवर का जो पानी आता है तो उसको डाइवर्स किया जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, और फिर उसको टरबाइन के ऊपर क्या होता है, गिराया जाता है, जैसे टरबाइन घूमता है, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर क्या डैम बनाने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। रिवर के वाटर को सीधा काम में लिया गया है। फिर है पंप्ड स्टोरेज। इसमें क्या होगा कि यहां पर तो जो है वो पानी स्टोर है, फिर यहां पर गेट के थ्रू आया है, और यहां पर आप लोग देखिए कि जनरेटर लगा हुआ है, टरबाइन लगे हुए हैं, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग इस पे आते हैं। यहां पे देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए कि थोपन पोवारी जो परियोजना है वो यहां पर स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और भी कई आप लोग देख सकते हैं। तो यहां से देखिए, भारत की 2 नदियां याद रखना, एक तो है सतलुज और एक है इंडस। दोनों की दोनों जो है वो भारत के बाहर से ओरिजिनेट इनका होता है। तो यहां पे और भी कई जो हैं वो पावर प्रोजेक्ट स्थित हैं। तो यहां पे देखिए जांगी थोपान, फिर है थोपान पावरी। तो यहां पर ये दोनों जो है वो अलग अलग लोकेशन पर स्थित हैं। फिर देखिए यहां पे सोरंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, फिर है कासांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, फिर है, तो ये जो है यहां पे आप लोग जैसे नाथपा झाकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये बासपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो काफी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर स्थित हैं? वो स्थित हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो सतलुज नदी के ऊपर ये स्थित है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, अभी और समझते हैं इसके बारे में। यहां पे देखिए ये है सिंधु नदी जलतंत्र। तो सिंधु नदी में आप लोग ऐसे याद रखिए SJCRVS। ठीक है, तो यहां से हो गई ये इंडस रिवर मतलब सिंधु, और ये है सतलुज। फिर ये है झेलम, मैं लिख देता हूं कि ये तो कौन सा है, झेलम है। ठीक है, फिर है सिंधु, इसके बाद में ये हो गई चेनाब। ठीक है, फिर ये हो गई रावी, और फिर हो गई ये व्यास, और ये कौन सी हो गई, सतलुज। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग को याद करने हैं, मान लीजिए दोआब। दोआब याद करने हैं, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब है इसको कहा जाता है सिंधु दोआब। ठीक है, फिर झेलम और चेनाब, तो झ और च, तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि ये है चाज दोआब। फिर है र और च, तो रेचना दोआब। ठीक है, तो चेनाब और रावी के बीच में कौन सा है, रेचना दोआब। रावी और व्यास के बीच में वो कौन सा है, बारी दोआब। ठीक है, यह है बारी, और व्यास सतलुज के बीच में यह है बिस्त दोआब। तो आप लोग याद रखना, दोआब हमने देख लिया है। फिर नॉर्थ टू साउथ जो है ये इसका ऑर्डर हम लोगों ने सीख लिया है। चलिए यहां पे आप लोग देखिए, जो राक्षस ताल है वहां से ये दोनों की दोनों नदियां जो हैं ये भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती हैं। और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि ये जो है ये कौन सी जगह है जहां पर ये सभी नदियां जो हैं वो आपस में जाकर मिल जाती हैं। चलिए, ग्लोबल लिवेलेबिलिटी इंडेक्स 2021 में विश्व का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर आया है? तो वो है ऑकलैंड। तो ऑकलैंड जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पर आया है। देखते हैं हम लोग इसके बारे में। यहां पे आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज, ऑकलैंड टॉप ग्लोबल लिवेलेबिलिटी इंडेक्स 2021, और ढाका जो है, ढाका और कराची वो क्या आए हैं, बॉटम 10 के अंदर यहां पर आए हैं। तो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया सिटीज डोमिनेटेड द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021, और ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं।
कोई भी ना चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो। और यहाँ पर देखिए कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया है वो फरवरी 22 2020 से लेकर 21 मार्च 2021 के बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी हुआ है, जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है सिटीज की लाइफ स्टाइल को लेकर, तो फिर ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। याद रखिए कि ये कैसी कंडीशन थी, ये पेंडेमिक की कंडीशन के अंदर ही ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सबसे फर्स्ट पोजीशन पर देखिए ये तो है ऑकलैंड, और ऑकलैंड कहाँ स्थित है? ऑकलैंड स्थित है आपके न्यूजीलैंड के अंदर। फिर सेकंड पोजीशन पर देखिए ये है ओसाका, ओसाका है जापान के अंदर। थर्ड पोजीशन देखिए वो है एडिलेड, ये है थर्ड पोजीशन पर। क्या आपको फोर्थ पोजीशन नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, ये है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के अंदर। क्या आपको फिफ्थ पोजीशन नजर आ रही है? और यदि नजर आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करना कि सर मुझे जो है वो फिफ्थ पोजीशन भी नजर आ रही है। लास्ट की हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट पे कौन है, वो है ढाका 137, और उसके बाद में कराची जो है ये लास्ट पोजीशन के अंदर काउंट हो रहे हैं। इसमें देखिए कि बेसिकली आधार क्या है, किस आधार पर, किस बेसिक्स पर ये डिसाइड किया गया है। तो हम लोग कहें कि जैसे हेल्थ हो गया, इसके बाद में वहाँ पे कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा बेहतर समझ सकते हैं। ऑकलैंड फर्स्ट पोजिशन पर, फिर ओसाका, एडिलेड, वेलिंगटन, टोक्यो, ठीक है, फिर है पर्थ, ज्यूरिख, जेनेवा, मेलबॉर्न, ब्रिस्बेन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी इनके अंदर हुआ है। चलिए टॉप तो देख लिया, लास्ट भी देखना जरूरी है। लास्ट में देखिए आप लोग यहाँ पर ढाका की पोजीशन देखिए, ये है ढाका यहाँ पर बांग्लादेश, ये है ढाका, फिर दमस्कस, ये है सीरिया के अंदर, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा सा आप लोग एक बार नजर घुमा ही लीजिएगा। भारत में 2021 का पहला सूर्य ग्रहण किन राज्यों में देखा गया है? तो देखिए काफी कम जो है वो भारत के अंदर देखने को मिला है, और दो सिटीज कौन कौन सी है, एक तो है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है लद्दाख। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2021 का ये फर्स्ट सोलर एक्लिप्स है इस साल का, जो कि देखा गया था 1:42 पर, काफी कम देखा गया, और इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। कहां कहां देखा गया? एक तो लद्दाख के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो भारत के केवल दो ही राज्यों में क्यों? बाकी से क्या दुश्मनी है क्या? नहीं, इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है, वो अभी हम लोग समझेंगे। तो ये जो रिपोर्ट्स है वो नासा के द्वारा रिलीज की गई है। यहां हम लोग देख सकते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। देखिए आप लोग दो चीज को समझिए, एक तो है सोलर और एक होता है मून, ठीक है। सोलर एक्लिप्स के अंदर सन जो है वो दिखाई नहीं देता, मून एक्लिप्स के अंदर मून जो है वो दिखाई नहीं देता। तो सोलर एक्लिप्स की बात करें तो यदि मान लीजिए कि हम लोग यहां पे खड़े हैं, ठीक है, इस जगह पे हम लोग खड़े हैं, तो हमको अब सन जो है वो दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये है सोलर एक्लिप्स। और जहां पर बिल्कुल कंसंट्रेट है इसकी छाया का, उसे कहा जाता है अम्ब्रा, और थोड़ा सा पार्शियल है, मतलब यहां पर मान लीजिए कि मैं यदि मैप बनाता हूं, यदि यहां पर मैं मैप बनाता हूं तो ऊपर लद्दाख है और इधर ऊपर है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर पार्शियली जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को सूर्य जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए केवल दो ही जगह ये दिखाई दिया है, बाकी जगह जो है वो अम्ब्रा के अंदर आ गई, और केवल लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश वो किस में आई हैं, वो आई है नुब्रा के अंदर, ठीक है। तो अब शायद आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो यहां से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। तो यहां पे देखिए कि यदि मून ने पूरी तरीके से ढक लिया है किसको, सन को, और इसके चारों तरफ जो आप लोग लाइट देख रहे हैं इसे ही कहा जाता है कोरोना, ठीक है, इसे ही कहा जाता है कोरोना। और इसी के नाम पर, जैसे क्राउन के नाम पर पड़ा है कोरोना का नाम, तो इसको भी क्या कहा जाता है, कोरोना ही कहा जाता है। तो यहाँ पे पार्शियली जो है फिर दिखना शुरू हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ। चलिए अब हम लोग मून जो है उसको, एक्लिप्स को भी समझ लेते हैं। मून एक्लिप्स तब होता है कि जब पृथ्वी की परछाई जो है, शैडो जो है, वो जब मून के ऊपर गिरती है तो शैडो गिरने से वहां पर अंधेरा हो जाता है और वो चीज हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मून जो है वो दिखाई नहीं देगा, इसको ही कहा जाता है मून एक्लिप्स। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेड जो है वो क्यों दिखाई दे रहा है, सन से जो रेज आती हैं उनमें जो रेड लाइट है, रेड जो रेज है वो क्या होती हैं, उनको एब्जॉर्व कर लेता है कौन, मून, और बाकी जो है, बाकी को तो क्या कर लिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मून जो है वो रेड दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, रेड मून जो है वो इसको कहा जाता है।
ठीक है, अभी रिसेंटली फुल मून की भी घटना आई थी। फुल मून वो होता है जिसमें मून जो है वो अर्थ के काफ़ी नज़दीक रहता है और वो जो है वो लगभग 17% जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा दिखाई देता है। इसी को कहा जाता है क्या, फुल मून या सुपर मून जो है वो इसको कहा जाता है। चलिए, हाल ही में भारत के किस ऐप को नाइजीरिया ने अपने देश में मंजूरी दी है? ठीक है, चलिए, तो कू ऐप जो है इसको नाइजीरिया ने अपने देश में मंजूरी दे दी है, लेकिन क्यों दी है, क्या सरकमस्टांसेस है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो कू ऐप जो है वो ट्विटर का रिप्लेसमेंट है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि नाइजीरियन गवर्नमेंट उसने कू ऐप को अलाउ किया है। और इसके सीईओ कौन है, सीईओ और फाउंडर कौन है, वो हैं अपरामेया राधा कृष्णा जो हैं वो इसके को फाउंडर और सीईओ हैं। लेकिन क्या इतना आसान था नाइजीरिया के अंदर जाना? बिल्कुल भी नहीं। नाइजीरिया ने क्यों इसको अलाउ किया है और क्यों ट्विटर पर बैन लगाया है? बेसिकली यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बुहारी, इन्होंने एक ट्वीट किया था और इनका ट्वीट जो था वो ट्विटर अकाउंट से वो क्या हो गया, वो हो गया डिलीट। और सोच के देखिए कि प्रेसिडेंट का जब यहाँ पर ट्वीट जो है वो डिलीट हो जाएगा तो कितनी बड़ी बात है। इसी बात से नाराज होते हुए नाइजीरिया ने क्या किया था कि ट्विटर को अपने देश के अंदर बैन कर दिया था। आरोप लगाया कि ये जो है वो फेक न्यूज़ को क्या करता है, स्प्रेड करता है, जिससे वायलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या यहाँ पर दो क्वेश्चन पुटअप नहीं हो सकते कि व्हाट वाज द रिएक्शन टू ट्विटर बीइंग बैन? तो ट्विटर को जब बैन कर दिया तो ट्विटर का क्या रिएक्शन था, क्योंकि ट्विटर बहुत बड़ी कंपनी है। तो क्या ऐसा हुआ होगा कि ट्विटर ने कुछ भी ना किया हो? बिल्कुल, ट्विटर जो था इसने माफ़ी मांगी कि देखो साहब, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, तो जो भी हुआ है उसके लिए हम क्षमा याचना प्रार्थी हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो अब जो है हमको वापस से इसके अंदर क्या की जाए, इसमें एंट्री दी जाए। लेकिन इसकी बजाय कू ऐप को यहाँ पे क्या दे दी गई, एंट्री दी गई। तो यहाँ पर अब इसका मीन्स क्या है? क्या हम लोग इस चीज़ के लिए खुशी मना सकते हैं कि नाइजीरिया के अंदर इसको एंट्री दी गई? बिल्कुल, एक तरीके से हम लोग खुशी मना सकते हैं कि कू ऐप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अब पहचाना जाएगा और यहाँ पर इंडिया की पहचान जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम लोग कहते नहीं हैं कि जैसे मान लीजिए फेसबुक है, कैलिफोर्निया यूएसए से यहाँ पे संबंधित रखती है, तो इंडिया की इमेज जो है वो तो क्रिएट हो गई। इसके साथ में नाइजीरिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो भी काफ़ी हद तक अच्छे अब हो जाएंगे। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि नाइजीरिया से एक घटना कि वहाँ के बोको हराम के, ठीक है, शेकाऊ जो था वो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि उसने डिटोनेटर उसको फायर कर दिया था और वो मर गया था। चलिए, यहाँ पे हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट जो है एम वेंकैया नायडू, इनके ट्विटर अकाउंट से यहाँ पे वेरिफिकेशन का जो साइन है पहले ऐसे आता था और फिर जो था वो यहाँ से साइन हट गया और इसके कारण काफ़ी जो थी वो ट्विटर की न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ और इसका विरोध जो था वो किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में तीरंदाजी के समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के किसके साथ समझौता किया है? तो वो किसके साथ किया है? एनटीपीसी के साथ में समझौता किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यहाँ पे देखिए कि ट्विटर एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी ने इसको अलाउ किया है और पूरे भारत के अंदर जितना भी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किया जाएगा किसके लिए? तीरंदाजी के लिए। तो वो सब हेल्प करेगी कौन? एनटीपीसी। और एनटीपीसी के अभी हेड जो हैं वो कौन है? दिलीप कुमार पटेल। आप लोग याद रखना, दिलीप कुमार पटेल जो हैं वो अभी इसके हेड हैं, ठीक है। तो ये जो टीम है ये खेलने जा रही है कहाँ पर? टोक्यो के अंदर। लेकिन टोक्यो में खेलने से पहले एक क्वालिफाई मैच जो है वो इसको खेलना पड़ेगा और उसी मैच को खेलने के लिए ये कहाँ पे जा रही है? पेरिस के अंदर जा रही है, ठीक है। तो पेरिस के लिए रवाना हो चुकी है और इसके अब डेवलपमेंट के लिए एनटीपीसी काम करेगी। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस संस्थान के द्वारा सहायता दी जा रही है? तो आंख बंद कर कर भी आप लोग इसको टिक कर सकते हैं। वो कौन सी है? वो है यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को हमें हेल्प करेगा। फसल के रोगों के इलाज के लिए किस सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर ओपीडी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर ओपीडी जो है वो शुरू की गई है, तो वो है एमपी गवर्नमेंट। ओपीडी का मीन्स है कि वहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं उनको सबको सलाह दी जाएगी कि आप जो हैं वो खेतों के अंदर ये टेक्निक जो है वो अपना सकते हैं। जो भी फसल के रोगों से संबंधित जो भी है वो सब यहाँ पे एडवाइस की जाएगी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कुल कितने संस्थान शीर्ष
1000 के अंदर शामिल हुए हैं तो कितने हुए हैं? 22 हुए हैं। पहले कितने थे? 21 थे। अब एक संस्थान जो है उसने पहली बार जगह बनाई है, और वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और इसकी जो रैंक है वो है 561। इसने पहली बार जगह बना ली है, इसलिए 22 जो है वो टोटल अब हो चुके हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल भी आया, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग। फर्स्ट पोजीशन पर है MIT, ठीक है। MIT यूएस की यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज के अंदर ये स्थित है। तो मैसाचुसेट्स जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, स्टैनफोर्ड सेकंड नंबर पे, हार्वर्ड जो है ये कहाँ पे है? हार्वर्ड जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। इसके बाद में फिर फोर्थ नंबर पे कैलिफोर्निया है, फिफ्थ नंबर पर कौन सी है? ऑक्सफोर्ड है। और ऑक्सफोर्ड ने ही वो रिपोर्ट जारी की थी और ये बताया था कि वुहान लैब से ही क्या हुआ है? कोविड जो वायरस है वो फैला है। इसके साथ में हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे। IIT बॉम्बे जो है वो 172 रैंक पे है। इसके साथ में IISc बेंगलोर 185 रैंक पर है। IIT दिल्ली जो है वो 193, और बाकी रैंकिंग जो है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देखिए भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पर खोली गई है? तो वो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर खोली गई है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं कि कोविड-19 जो वॉर मेमोरियल है वो भी कहाँ पर खोला गया है? उड़ीसा के अंदर खोला गया है। UIDAI के महानिदेशक कौन बनाए गए? तो आप लोग याद रखना, सुभाष गर्ग जो है वो बनाए गए हैं UIDAI के चेयरपर्सन, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। भारत की किस महिला को पहली बार कथक में डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई है? तो वो कौन है? डॉक्टर विधि नागर जो हैं, इनको डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई है। और ये कहां से हैं? यह BHU से, या हम लोग कहें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं। इससे पहले बिरजू महाराज जो हैं, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिरजू महाराज, इनको क्या दिया गया है? 2 बार जो है वो ये उपाधि दी जा चुकी है, और ये उपाधि पाने वाली पहली महिला बनी है डॉक्टर विधि नागर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। देखिए इन्होंने क्या किया था कि 2013 के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर डी.लिट जो प्रोग्राम है इसके अंदर एडमिशन लिया था, और अब जो है इन्होंने इसको पास कर लिया है। भारत में पहली बार नेचर सफारी किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है बिहार के द्वारा। नेचर सफारी का मीन्स है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी नेशनल पार्क्स है वहाँ पे तो सफारी होती है, लेकिन उस स्टेट की बेस्ट नेचुरल प्लेसेस जो हैं उनको यदि आइडेंटिफाई किया जाएगा तो उसके लिए क्या है? नेचर सफारी बिहार राज्य ने शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो वो बनाया है MK रंजीत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, MK रंजीत सिंह जो है इनको बनाया गया है। बेसिकली क्या हुआ था कि पश्चिम बंगाल के अंदर ब्रिज जो था वो बन रहा था, और ब्रिज के दोनों तरफ जो थे वो पेड़ थे, और ब्रिज के बीच में भी आ रहे थे, हाईवे के बीच में आ रहे थे। तो पेड़ों की कटाई का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन पेड़ों की कीमत अदा करके और फिर इन पेड़ों को काट सकते हैं। चलिए, विश्व में जून माह को LGBTQ के संदर्भ में कौन सा दिवस जो है यानी किस रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखना, प्राइड मंथ के रूप में इसे मनाया जाता है। और ये मनाने का जो डिसाइड किया है, ठीक है, इसको मनाने का जो डिसाइड किया है, इसमें देखिए आप लोग कि जो गे प्राइड परेड जो है इसके रूप में भी इसको मनाया जाता है। और 28 जून 1970 को 28 जून ये डेट जो है 28 जून 1970, ठीक है। इस दिन हुआ क्या था कि स्टोनवेल जो दंगे हुए थे, बेसिकली दंगों का नाम है स्टोनवेल दंगे। इन दंगों के बाद में ही इस कम्युनिटी को जो थी वो थोड़ा सा पहचान मिलना शुरू हो गई। और 1999 के अंदर 1999 में पहली बार बिल क्लिंटन ने इस ये जो प्राइड मंथ है इसको अनाउंस किया था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले LGBT के, यहाँ पे आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं, ठीक है। LGBT का मीन्स है, L का मीन्स है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। विश्व की पहली जहाज सुरंग किस देश के द्वारा निर्मित की गई है? तो वो नॉर्वे के द्वारा निर्मित की गई है। मतलब कि एक जो है वो टनल निर्मित की गई है, उसमें से जहाज जो है वो गुजर सकते हैं। राजस्थान में स्थित सांबर झील में 22 पक्षियों की नहीं है, लगभग 2200 पक्षियों की, ठीक है। तो पक्षियों की मृत्यु किस बैक्टीरिया कारण हुई थी? तो वो कौन सा था? एवियन बोटुलिज्म। एवियन
बोटुलिज्म एक बैक्टीरिया है और इसके कारण ही क्या होती है, पक्षियों की मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ पर पाया जाता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि टाइगर जो थे, अभी टाइगर्स की जो थी उनकी भी डेथ हुई थी, और उनके लिए कौन सा था, उनके लिए था कैनाइन डिस्टेम्पर। कैनाइन डिस्टेम्पर जो वायरस था ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की जगह हम लोग दो जो है वो वन लाइनर कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच जो है वो आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर इंडिया और यूएसए के बीच में ये आयोजित किया गया है। और कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर ये आयोजित हुआ है। बेसिकली जितने भी फाइटर प्लेन्स जो हैं इनके बीच में आयोजित किया जाता है। इसके साथ में ही स्पेशल जो फोर्सेज हैं, याद रखना स्पेशल फोर्सेज जो हैं इनके बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो वो याद रखना आप लोग, महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। इससे पहले एक और है जो है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए, यह आज आपके लिए स्टडी ग्लोव्स क्वेश्चन है। अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोग मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करना। जो भी आपकी क्वेरीज हैं इंस्टा पर मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाई दी जाएगी। स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐप पर जरूर जाना, काफी बेहतरीन कोर्सेज वहां पे अवेलेबल करवाए गए हैं, उनको एक बार जरूर देखना, परचेज करना है, क्योंकि ये ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही होते हैं। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।